सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सोल्यूशन होता क्या है, होमोजेनियस के हेटेरोजेनियस। सोल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ध्यान रखिएगा, सोल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब इसके अंदर सोल्यूशन के देखिए दो पार्ट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास मिला करके इस मास ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं। मास सबको समझ आ रहा है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करें, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में क्या होता है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन होता है, लिक्विड सोल्यूशन होता है और गैसेस सोल्यूशन होता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि गैसेस सोल्यूशन बोला तो गैसेस का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, मतलब सॉल्वेंट में गैसेस होना चाहिए। अगर लिक्विड सोल्यूशन बोला तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिक्विड में सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए। और सॉलिड सोल्यूशन बोला तो सॉलिड में क्या होना चाहिए, यहाँ पे सॉल्वेंट में सॉलिड होना चाहिए। बात समझ में नहीं है। अब देखिए अब कुछ टर्म है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोल्स क्या होते हैं, मोलरिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पीपीएम क्या होता है, ये सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। आगे का जो टॉपिक है इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट आते हैं हेनरी लॉ की बात करते हैं। हेनरी लॉ क्या बताया था, याद करिए कि यहाँ पे बताया था क्या, हेनरी लॉ ने क्या बताया था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। अब मोल फ्रैक्शन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। कौन सा कांस्टेंट होता है, केएच। केएच होता है हेनरीज कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है मगर अलग अलग गैसों में क्या होती है, अलग अलग गैसों में फिक्स्ड होती है। बात समझ में आया सबको। अब देखिए यहाँ पे इस पे न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। अगर बोल देगा केएच निकालना है तो ये और ये दिया रहेगा, अगर ये निकालना तो ये और ये दिया रहेगा, और निकालना आसान है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन का पता। अब देखिए मोल फ्रैक्शन बोला है ना तो मोल अपॉन मोल करेंगे। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल अपॉन मोल, जिसका निकालना उसका मोल, सल्यूट का निकालना सल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल्स। बात समझ में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद हम आएंगे, अब इसके बाद आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद करो क्या आता है, सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है जिसपे मास ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ सल्यूट पे, और नेचर ऑफ सल्यूट पे इंडिपेंडेंट होता है। नेचर ऑफ सल्यूट पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट। अब इस सुनेंगे ध्यान से, जैसे मैंने बोला ठीक है। अगर मैंने इसकी बात करी, अगर इसकी बात करी, देखिए नेचर अलग अलग है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होगा। ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के चार टाइप्स होते हैं, याद करिए। पहला कौन सा था, ऑस्मोटिक प्रेशर था, दूसरा क्या था, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर था, तीसरा क्या था हमारे पास, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा कौन था, फ्रीजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, चार पॉइंट था हमारे पास। अब देखिए अब यहाँ पे सुनिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या था, पाई इक्वल टू सीआरटी। पाई इक्वल टू क्या था, सीआरटी। पाई यहाँ पे क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसमें होगा, मोल पर लीटर में होगा। आर क्या था, गैस कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू चार वैल्यू होती है। कौन कौन सी होती है, 0.821 और 0.0831, 2 कैलोरी वाला और 8.31 जूल्स वाला। ये चारों वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है। टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर क्या होगा, केल्विन में होगा। तो ये हमारा था ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला था। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। बात सबको समझ में आया, क्लियर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अब यहाँ पे एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इस बात समझिए कि जैसे ये है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है, नॉर्मल। ये हमने थ्योरेटिकली निकाला है, इसके निकाला थ्योरेटिकल। अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर आपको निकालिए, क्या निकाला, एब्नॉर्मल निकाला। एब्नॉर्मल कब आएगा, जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए NaCl है। NaCl क्या है, दो पार्ट में टूट सकता है, Na+Cl-, Na+Cl-। इसका आंसर इसके जैसा नहीं आएगा। जैसे क्या मतलब, कहने का मतलब है कि पाई इक्वल टू ICRT यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन होता है। जहां डिसोसिएशन होगा वहां पे आई लगाना है, जहां डिसोसिएशन होता है आई लगाना है। अगर वहां पे लिखा हुआ है ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज का डिसोसिएशन होता है, नहीं होता है। अगर यूरिया बोलेगा डिसोसिएशन होता है, नहीं होता। यही दो इंपॉर्टेंट है, यूरिया और ग्लूकोज, किसका डिसोसिएशन नहीं होता। अब बाकी जो रहेगा, अब जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे NaCl है, इसका मतलब दो पार्ट में डिवाइड होगा। अगर दो पार्ट में डिवाइड होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैंने बोला MgCl2 बोला, MgCl2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, MgCl2 का मतलब यहाँ पे कि तीन पार्ट में डिवाइड होगा। अगर तीन पार्ट में डिवाइड होगा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर AlCl3 बोला, इसका मतलब AlCl3 डिसोसिएट होगा, चार पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, और चार पार्टिकल डिसोसिएट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अरे नहीं है असल में। तो ये एब्नॉर्मल कोलिगेटिव होता है, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं। अब देखिए आप आई का फॉर्मूला होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। आई निकालने का भी फॉर्मूला होता है। अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है, 1 से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब डिसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू 1 से कम हो रही है तो एसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू 1 हो रही है तो ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा। वो ग्लूकोज के केस में होगा, यूरिया केस में होगा। नहीं है असल में, अरे समझ में आया सबको। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आता है इसके बाद सुनिएगा, इसके बाद करने के बाद अब हम यहाँ पे अल्फा निकालना होगा। अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। 100% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 है। 100% डिसोसिएट, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1। अल्फा होता है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना हो रहा है डिसोसिएट। अगर बोला 50% डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू 0.5। अरे बात समझ में ही नहीं है। अगर मैंने बोला यहाँ पे 20% डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 0.2।
अगर मैंने बोला 45% डिसोसिएट अल्फा की वैल्यू 0.45 समझ में ही नहीं है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। एन कैसे निकालते हैं? एन का मतलब होता है, देखिए अगर NaCl की मैं बात करूं तो Na+ और Cl- होता है। तो Na+, अब देखिए इसका कोफिशिएंट, देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और इसका कोफिशिएंट कितना है, डिवाइड कर दो कितना हो गया 2 ही होगा। तो इसको यहां पे क्या निकालते हैं, n निकालते हैं। ये n निकालने का टेक्निक होता है। n को मतलब ही नहीं है कि आपके डिसोसिएट 20% हो रहा है, 50% हो रहा है, 100%, उससे कोई मतलब नहीं। n को निकालने का सिंपल तरीका है, आप ऐसे लिखिएगा, उसके बाद इसका कोफिशिएंट ऐड करिएगा और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, बस समझना है सबको। ये हम निकालते हैं, इसमें n निकालने का तरीका होता है, और इस पर आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है क्वेश्चन आने की, क्योंकि लास्ट ईयर हट गया था, इस साल नहीं हटा, इंक्लूड कर दिया। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात ना करें। इसमें कब यूज करते हैं, जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात करें, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था, और यही पर हम बात नहीं हमने किया कि एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। अब आता है सेकंड हमारे पास रिलेटिव लोडिंग प्रेशर की बात करें, तो उसमें प्रेशर की बात करें तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये मेन फॉर्मूला है, P = P0 काई सॉल्वेंट, दिख रहा है सबको, P = P0 काई सॉल्वेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसी से अब नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला ये निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया। ये फॉर्मूला जो होता है ये मोल फ्रैक्शन बता रहा है। मोल फ्रैक्शन किसका बता रहा है, सल्यूट का, और यहां पे क्या था सॉल्वेंट, हमने चेंज किया। देखिए कंफ्यूजन कहां पे आएगा, बस में ही नहीं है। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बताया था। चाहे तो ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, यहां पे चेंज क्या कर दिया मैंने, P0 हटा दिया। तो यही है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर मतलब क्या, राउट्स लॉ ने क्या बोला था कि अगर कोई भी हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, उसका बोला वेपर प्रेशर होगा उसका। अब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर कम होता है। क्या बोला मैंने, राउट्स लॉ ने क्या बोला था, प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर होगा, अगर सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। नहीं आया समझ में? तो वेपर प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि मतलब प्योर वाटर का एग्जांपल ले लिया, उसका वेपर प्रेशर होगा, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होगा। हमने क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, तो वेपर प्रेशर कम हो गया ना। मिट्टी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मिट्टी क्या है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब प्योर सॉल्वेंट का हम क्या लेते हैं, P0, प्योर सॉल्वेंट क्या लेते हैं, P0। अब P क्या होता है, यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या बोला मैंने, बस ना ये चीज क्लियर सबको। तो ये फॉर्मूला होता है, ये हमारा रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर है। अब इसके अंदर अगर यही बात करें, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, अगर इस फॉर्मूले का यूज करने का सिंपल तरीका, जब डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात ना करे तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा तो यहां पे आई लगा देंगे, बस। अरे बात सुनना ही नहीं है, कितना सिंपल सा है ये था। अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, इससे से लिंक है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। नहीं आया समझ में? बात में क्या बोला, अगर आपने प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा मगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। नहीं आया समझ में? अब इसका मतलब मैंने दो टेम्परेचर ले लिया। नॉट का मतलब ध्यान रखिएगा, नॉट का मतलब क्या है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो T0 क्या होगा, टेम्परेचर किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का, और T किसका होगा, सॉल्यूशन का। अब मुझे बताइए, ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का। अब मुझे ये बताइए, दोनों में सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, अगर वेपर प्रेशर नॉट का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होना चाहिए। नहीं है समझ में? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T0 ज्यादा में इससे, अरे समझ में नहीं है, एक क्लियर सबको? तो इसका मतलब डेल्टा टी की बात करें, डेल्टा टी की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाए, हायर माइनस लोअर, तो हायर ये होगा फॉर्मूला। तो यही था फॉर्मूला हमारे पास, ये था। ये हमारा क्या बताता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसी को हम लिखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी को Kb = Kbm, ये हमारा क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, और दूसरा नाम क्या बताया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब फिर से ये फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन यूज होगा तो फॉर्मूला कौन सा होना चाहिए, बताइए मुझे, IKBM। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और आई निकालने तो आता है, देखिए ये देखा, ये रहा आई निकालना है तो इसका मतलब अल्फा भी निकालना आता है, अल्फा निकालना तो एन निकालने भी आता है।
अरे समझ आएगी नहीं आया? क्लियर सबको? अब ये फॉर्मूला हो गया, इसका मतलब एक और फॉर्मूला था केबी निकालने का। अब देखिए केबी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए जनरली वाटर का ही आता है, केबी वाटर का याद होना चाहिए। वाटर का केबी कितना होता है? 0.52। अगर नहीं पेपर में देता है, निकालने के लिए आ गया कोई और सॉल्वेंट के लिए, मान लो नहीं पता हमें, तो केबी का फॉर्मूला यूज करते थे, याद करिए, टीबी नॉट का स्क्वायर इनटू एलबी, ये यूज करते थे। ये हमारा क्या है? आर क्या है हमारे यहाँ पे? गैस कांस्टेंट। इसको कैलोरी में यूज करिएगा। क्यों? क्योंकि वाटर की बात कर रहा है तो यहाँ पे यूज करिए कैलोरी में, क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर का जो होता है 540 होता है। कितना होता है? 540। अब यहाँ पे देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको हम कैलोरी में चेंज कर लेंगे और सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 0.52 आ जाएगा वाटर का। अगर और किसी का नहीं दे रखा है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और लैटेंट इवेपोरेशन गिवन होगा पेपर में, अगर ये गिवन नहीं होता तो ये गिवन होगा। क्या गिवन होगा? कि लैटेंट इवेपोरेशन का फॉर्मूला होता है डी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ध्यान रखिएगा, बस नई चीज। ये हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। फॉर्मूला सब कुछ सेम है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? इस बार फिर से बोला कि अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान रखिएगा प्योर सॉल्वेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे का इनवर्सली होगा, ऑब्वियस सी बात है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। गर्मी आएगी तो ठंडा कम होगा, ठंडा ज्यादा होगा तो गर्मी कम होगी। अरे बात समझ आएगी नहीं आए? तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट एकदम दिमाग में डाल लो। पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये पॉइंट दिमाग में आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ध्यान सुनना, टीएफ नॉट की बात करूं, नॉट का मतलब क्या था बताओ? प्योर सॉल्वेंट। नॉट का मतलब क्या था? प्योर सॉल्वेंट। और टीएफ की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों में ज्यादा किसका होना चाहिए? सोच के देखो, टीएफ नॉट का ज्यादा होगा क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो टीएफ नॉट ज्यादा होगा टीएफ से। तो अब फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा टीएफ का? बताइए, यही फॉर्मूला होगा। तो इसका मतलब देखिए फॉर्मूला देखिए, अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फिर से आते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ जैसे ये होता था वैसे करके ये भी होगा। क्या होगा? कुछ ऐसा। एम क्या है? मोलालिटी। एम क्या है? मोलालिटी। ध्यान रखिएगा, एम क्या है? मोलालिटी है। अब मोलालिटी है, इस यहां पे ध्यान रखोगे। अब इसको हटाएंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? यहां पे क्या लगा देंगे? केएफएम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? केएफएम। एफ यहां पे क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है यहां पे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सही है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या है इस जगह पे? यहां पे देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूले की मैं बात करूं तो यहां पे क्या है? केएफएम। और एफ यहां पे क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर सबको? यहां तक लिख समझ आ गया? चलिए इसको हटाने जा रहे हैं। वापस हमारे पास अगर बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो दो सॉल्यूशन आता है इसके अंदर, आइडियल सॉल्यूशन और एक आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि समझो सपोज मैं बोलूं यहाँ पे ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पी टोटल जो होता है एक फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? ये फॉर्मूला यूज करने का सिंपल सा पर्पस है कि जब हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन होगा। बाइनरी सॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात है, ए क्या है, बी क्या है, दो है यहाँ पे, दो लिक्विड है हमारे पास, उसको मिक्स कर रहे हैं। लिक्विड कैसे होना चाहिए? मिक्सबल लिक्विड। लिक्विड कैसे होना चाहिए? मिक्सबल। जैसे दारू पानी मिक्सबल है। अरे बात समझ आई नहीं है? दारू पानी क्या है? मिक्सबल लिक्विड है। अब बोलो ऑयल और वाटर मिक्सबल है? नहीं है ना। तो ए और बी क्या होना चाहिए? ध्यान रखिए, ए और बी क्या होना चाहिए? इसके अंदर दो अलग अलग लिक्विड है इसके अंदर जो कि मिक्सबल लिक्विड है। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब होता है दो, टर्नरी सॉल्यूशन नहीं है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या आता है कि अगर ये वैलिड है, ये इक्वालिटी वैलिड होगा तो इसका मतलब रॉल्स लॉ फॉलो करेगा। कहने का मतलब है कि इसके अंदर दो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। पहला ग्राफ ये है कि हमारे पास मान लो यहां पे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ है ना, मोल फ्रैक्शन का। तो ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? अब मैंने बोल दिया, कंडीशन लगा दी, अगर ये 0 है, अगर ये 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस जगह पे क्या हो गया? ये 0 हो गया, 1 हो गया, तो स्ट्रेट लाइन होगा ना ग्राफ। ऐसे करके इस साइड कर देंगे, यहां पे क्या कर देंगे? इस जगह पे 1 कर देंगे, यहां पे 0 कर देंगे, तो ये भी इसका स्ट्रेट लाइन। दो ग्राफ है। अब ये दो ग्राफ है, ध्यान रखिएगा इस जगह पे कि कुछ ऐसा दे रखा है। ये क्या बता रहा है? आपका टोटल प्रेशर, मतलब ये टोटल, इन दोनों का एडिशन को रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट ही है। इन दोनों ग्राफ का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का।
अब कहता है यही हमारा आइडियल सोल्यूशन होता है। ये हमारा क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन होता है। कुछ एग्जांपल्स है, उसको याद रखना, एन हेक्सेन और एन हेक्सेन और हेप्टेन, टोलिन और आप याद रखिएगा टोलिन और बेंजीन, ये सब एग्जांपल जो है आपके आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। अरे समझ में आएगी नहीं है कुछ? अब देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है कि ये ना हो, बस नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है कि अगर ये इक्वालिटी फॉलो ना करे, ये इक्वालिटी, ये हमारा क्या है, इसको मतलब रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करता आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन रॉल्स लॉ क्या करता है? फॉलो नहीं करता। अरे समझ में आएगी नहीं है? तो इसका मतलब है कि रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करता तो ये ग्राफ भी फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब डिसाइड कैसे होगा? अब नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर भी डिसाइड करना होता है कौन सा पॉजिटिव डेविएशन है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन है। अब पॉजिटिव डेविएशन पता करने के लिए आपको वेपर प्रेशर से पता करना पड़ेगा। अगर वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा है वो डेविएशन पॉजिटिव होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा डेविएशन नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर ये यहाँ पे देखिए इस जगह पे वेपर प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, इस लाइन से ऊपर जो दिख रहा है वो वेपर प्रेशर ज्यादा बता रहा है। अब वेपर प्रेशर ज्यादा है, डेविएशन पॉजिटिव होगा। अगर वेपर प्रेशर अगर नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब क्या हो गया? यहां डेविएशन नेगेटिव हो गया। ये देखिए ये नीचे दिख रहा है, ये डेविएशन नेगेटिव है, इन नेगेटिव डेविएशन कहते हैं इसको। तो ये वेपर प्रेशर से डिसाइड होता है कि डेविएशन कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अरे समझना है कुछ? तो ये हमारा पता हो गया, मगर ध्यान रखिएगा ये फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो नहीं करता। दोनों में नॉन आइडियल सोल्यूशन का दो पार्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। अरे समझ में आया कुछ? क्लियर सबको? तो ये बात सबको क्लियर हो गया? तो यही चीज था और बस चैप्टर के अंदर यही था, खत्म हो गया। ठीक है।